हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट और इसका पहला चैप्टर है भोजन और मानव स्वास्थ्य। इसके दो पार्ट बच्चों मैंने पहले बना चुका हूं और उन दोनों पार्ट को आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप साइंस के से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर देखना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से भी चैनल बनाया है, वो सरस्वती पाठशाला के नाम से है। वहाँ पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं वीडियोज़ और देख सकते हैं। जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैंने आपको विभिन्न प्रकार के जो कुपोषण है उसके बारे में मैंने बताया था। कौन कौन से कुपोषणों के बारे में बताया था? एक तो खनिज कुपोषण के बारे में जो पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जिसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन जो अपने मिनरल्स अपने शरीर के अंदर होते हैं उसके कारण, उनकी कमी के कारण कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रोटीन कुपोषणों के बारे में बताया था, विटामिन कुपोषणों के बारे में बताया था, है ना। आज अपन पढ़ेंगे पीने योग्य जल, मोटापा और रक्तचाप के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। पीने योग्य जल, प्यारे बच्चों, पहले तो ये जानना जरूरी है कि पीने योग्य जल होता कौन सा है। ऐसा जल जो स्वच्छ होता है, पारदर्शी होता है, वो हम सामान्य रूप से पीने योग्य जल के रूप में उसको क्या करते हैं, काम में लेते हैं। पीने योग्य जल हमारी पृथ्वी पर कितना अवेलेबल है, इसको मैं एक डायग्राम के द्वारा मैं बताना चाहूँगा आपको कि कितना जल हमारे लिए अवेलेबल होता है। प्यारे बच्चों, जो अपना पृथ्वी वाला जो भाग है, पार्ट है, ये लगभग इसका जो 70% जो भाग है वो किससे बना हुआ है? 70% भाग है वो क्या है? जल से भरा हुआ है। इस पृथ्वी का जो 70% जो भाग है वो तो क्या है? जल भाग है, जो समुद्र के रूप में है या नदियां हैं, नाले हैं, जो भी हैं। और इसका जो 30% जो भाग है वो क्या है? स्थल है। क्या है? स्थल है, जहाँ पर पहाड़ हैं या मैदान हैं या जंगल हैं, जो भी हैं। इस 70% जो भाग, इतना सारा जल है, इसी कारण क्या होता है कि जो अंतरिक्ष से अपन अगर फोटो लेते हैं तो हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी नज़र आती है? आपको ब्लू कलर की नज़र आती है ना। यानी कि इस 70% जो भाग होता है, क्या ये सारा जल पीने योग्य काम में आता है? नहीं, ये सारा जल पीने योग्य नहीं है। इस 70% जल का 2.70 जो % भाग होता है वह अपने स्वच्छ जल है। कैसा जल है? स्वच्छ जल है। इस 70% जल का 2.70 भाग तो क्या है? स्वच्छ जल है। और जबकि 97.30 है ना, ये भाग कैसा है? समुद्री जल है। कैसा है? समुद्री जल है। यानी कि ये जो जल है वो कैसा है? पीने योग्य नहीं है। जबकि ये अपन क्या कर सकते हैं? पीने योग्य काम में ले सकते हैं। इस 2.70 जो % भाग है, इसका भी जो 70% जो भाग है, कितना % भाग? 70% भाग है, वह क्या है? बर्फ के रूप में है, जो हमारे पीने योग्य काम में नहीं आ रहा है ना। स्वच्छ तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है। इसका जो 30% जो भाग है, कितना % भाग है? 30% भाग हैं जो अपने नदियों, नालों, झरनों, तालाब इसके अंदर हैं और इसको अपन क्या करते हैं? पीने के रूप में काम में लेते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस जो 70% भाग का जो 2.70 भाग है, इसका लगभग 1% भाग ही क्या है? हमारे पीने के काम आता है। जबकि ये बाकी सारा जल है वो हमारे पीने योग्य नहीं है। तो इस पृथ्वी पर जो 1% भाग जल है जो पीने योग्य है, इसको हमें क्या करना है? उचित इसका सदुपयोग करना है। इसी कारण हम कभी आप देखते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जल ही जीवन है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कभी कभी कहते हैं कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, क्योंकि ये 1% जल है, यही हमारे लिए क्या है? जीवन के रूप में है, जो कि हमारी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके साथ में जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके भी जैविक क्रियाओं के लिए जल की महती आवश्यकता होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो स्वच्छ जल होता है वो होता कैसा है। यानी कि जल जो होता है, जल को बच्चों अपन लगभग इसके प्रकार तो कई सारे हैं, लेकिन मैं कुछ प्रकारों के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। लगभग 2-3 प्रकार मैं आपको बता सकता हूँ। एक तो होता है जल जो टैप वाटर, जो नल का पानी होता है। कैसा पानी होता है? नल का पानी। इस जल के अंदर क्या होता है बच्चों? ये पीने के रूप में काम में तो ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो जल होता है, इस जल के अलावा इसमें खनिज लवण भी होते हैं। कुछ
खनिज तत्व हैं वो हमारे लिए आवश्यक होते हैं, कुछ खनिज तत्व हमारे लिए आवश्यक नहीं होते हैं। तो नॉर्मली इसको पीने के रूप में काम में तो ले सकते हैं, लेकिन इतना ये स्वच्छ भी नहीं होता है। दूसरे प्रकार का जल होता है वो एक होता है डिस्टिल्ड वाटर। कैसा होता है? डिस्टिल्ड वाटर। इसको आसुत जल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आसुत जल। ये जो जल होता है इसके अंदर सिर्फ H2O होता है। इसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं जिसको अपन खनिज तत्व कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? खनिज तत्व। ये इसके अंदर उपस्थित नहीं होते हैं, केवल प्योर क्या होता है? H2O। अगर इस प्रकार का जल है तो वो भी हमारे पीने के रूप में काम में हम उसको नहीं ले सकते हैं, यानी कि इसको पीने के रूप में काम में नहीं ले सकते। पहले कई ऐसे कंपनियां थी जो पानी की बोतलों के ऊपर लेबल लगाती थी डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन वास्तव में जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसको अपन कहते हैं आसुत जल। और ये जो जल होता है ये लेबोरेटरीज के अंदर काम आते हैं, जहाँ पर प्रयोगशालाएं होती हैं वहाँ पर इस जल को काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये आपने देखा होगा ये बैटरियाँ वगैरह होती हैं उसमें भी जो जल डालते हैं वो भी ये आसुत जल डालते हैं, जिसके अंदर दूसरे खनिज तत्व मौजूद नहीं होते। इस प्रकार के जल को हमें पीने के रूप में काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जल जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो क्योंकि जल की एक प्रकृति होती है, वो खनिज तत्व होते हैं, उनको ये क्या करता है? आकर्षित करने की कोशिश करता है, उसे अट्रैक्ट होता है। तो अपने शरीर के अंदर जितने भी मिनरल्स हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं उनको ये क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। अगर इस प्रकार से अट्रैक्ट कर लेगा तो हमारे शरीर में क्या होगी? जो खनिज पोषक तत्व हैं वो क्या होंगे? उनकी कमी हो जाएगी, और कमी होगी तो हमारे विभिन्न प्रकार के कुपोषण देखने को मिलेंगे। एक और जल होता है जिसको अपन कहते हैं मिनरल्स वाटर। क्या बोलते हैं? मिनरल्स वाटर। ये जो पानी की बोतलें वगैरह जो बाज़ार के अंदर अवेलेबल होती हैं, बिस्लेरी वगैरह या अन्य ब्रांड की जो बोतलें होती हैं, वो मिनरल्स वाटर होता है, जिसके अंदर पानी के साथ में कुछ जो पोषक जो तत्व हैं जिसे अपन खनिज लवण कहते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं? अवेलेबल रहते हैं, जो अपन पानी के साथ में हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं? वो प्रवेश होते हैं। तो इसको अपन क्या कर सकते हैं? पीने के रूप में काम में ले सकते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे वाटर है। एक स्प्रिंग वाटर भी और आता है जिसको अपन कहते हैं ये बारिश का पानी या झरने का पानी जो होता है उसको बोलते हैं स्प्रिंग वाटर। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग वाटर। स्प्रिंग वाटर, है ना। तो अपन को तो दो प्रकार के जल के अपन को ध्यान में रखना। एक तो होते हैं डिस्टिल्ड वाटर और एक होते हैं मिनरल्स वाटर। और मिनरल्स वाटर इसमें अंतर है, वो अपन को क्या करना है? ध्यान में रखना है। और जो ये मिनरल्स वाटर है यही हमारे लिए क्या होता है? पीने के रूप में काम में आता है। तो ये जो मिनरल वाटर होता है जो पीने के रूप में अपन काम में लेते हैं, इसके क्या क्या गुण होने चाहिए? ये कैसा होना चाहिए जिसको अपन काम में ले सकते हैं? तो मिनरल वाटर के अंदर क्या क्या गुणों का होना चाहिए? एक तो ये क्या होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? स्वच्छ होना चाहिए। स्वच्छ कैसा? पारदर्शी। स्वच्छ या अपन पारदर्शी भी बोल सकते हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट। इसको आप देखोगे, इसको ग्लास को मैं अगर पूरा भर करके यहाँ रख दूँ तो हमें क्या होगा? एकदम ऐसा लगेगा इसके अंदर पानी है ही नहीं। यानी कि ये स्वच्छ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए और रंगहीन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रंगहीन। इसमें देखो ये एल्गी वगैरह इसके अंदर अवेलेबल होने के कारण, जो शैवाल होती हैं उसके अंदर उपस्थित होने के कारण ये ब्लू कलर का ये हरा मटमैला सा नज़र आ रहा है पानी। ये आसुत जल नहीं है, मिनरल्स वाटर नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है। जबकि ये कैसा आपको नज़र आ रहा है? स्वच्छ नज़र आ रहा है, पारदर्शी नज़र आ रहा है, रंगहीन नज़र आ रहा है। इसके अलावा पीने के रूप में जो पानी होता है उसका पीएच लेवल होता है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका पीएच न तो जितना आपने जो होता है ना पीएच 7 के, ये जो अशुद्ध जल होता है इसका पीएच 7 होता है। इसके अलावा जो मिनरल्स वाटर होता है इसका पीएच थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसका पीएच क्या होना चाहिए? फिक्स रहना चाहिए, कंट्रोल रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो जल अपन पीने के रूप में काम में लेते हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है और ये पर्याप्त मात्रा में घुली हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार का जो जल होता है वो क्या होता है? पीने योग्य जल कहलाता है। दूसरा एक मैं और बता देता हूँ, ये जो दूसरे प्रकार का जल है जिसके अंदर इसके जस्ट सारे के सारे विपरीत गुण नज़र आ रहे हैं, जो अपने पीने के रूप में इसको क्या नहीं कर सकते हैं? काम में नहीं ले सकते। इसके बाद में देखते हैं कि अपनी जल अपने दैनिक जीवन के लिए कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है। तो हमारा जो शरीर का जो लगभग 70% जो भाग होता है ये पूरा का पूरा किससे है? जल से ही निर्मित है। छोटे बच्चों में और भी ज़्यादा जल की मात्रा होती है ना। तो ये हमारे शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थ है उसका परिवहन करने के लिए ये जल बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे अपना ब्लड है तो उसका भी कितना लगभग प्लाज्मा वाला भाग है, ये 60% भाग तो क्या है? प्लाज्मा होती है ना।
जो पूरा क्या है उसका 90% भाग क्या है, जल से ही बना हुआ है। जो ब्लड है उसमें जो जल है वो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स या पोषक तत्व हैं या अन्य पदार्थों को परिवहन करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा उत्सर्जन के लिए भी हम जो बच्चों जो भोजन करते हैं ना, इस भोजन के अंदर क्या होता है कि इसका जब पाचन होता है, इससे जब एनर्जी प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा प्राप्त होने के बाद में क्या होता है कि जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो अमोनिया बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? अमोनिया। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। क्या होती हैं? हानिकारक होती हैं। क्या होती हैं? हानिकारक। तो ये अगर हमारे शरीर में रहे तो हम क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। ऊपर कहाँ? भगवान के पास। भगवान ने क्या किया है कि इस अमोनिया को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदलने के लिए हमें एक हमारे शरीर में एक उपकरण दिया है, वो है लीवर। क्या है? लीवर, जिसको अपन कलेजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेजा। और इसको यकृत भी बोलते हैं। इस लीवर के अंदर क्या होता है कि ये अमोनिया होती हैं, ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये यूरिया अमोनिया की तुलना में कुछ कम हानिकारक होता है। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, वो अमोनियोटेलिक कहलाते हैं, ये अपने यूरियोटेलिक कहलाते हैं। अपन जो मनुष्य हैं वो यूरियोटेलिक प्राणी हैं। ये यूरिया क्या होता है कि ब्लड के अंदर आ जाता है। किस में आ जाता है बच्चों? ब्लड में आ जाता है। और ब्लड में चूंकि जल है तो ये ब्लड में चूंकि क्या है, ब्लड में क्या होता है कि जो जल होता है इस यूरिया को लेकर के कहाँ पहुँचता है? वृक्क के अंदर, किडनियों में। कहाँ पर? किडनी में लेके जाता है। और किडनियाँ क्या करती हैं कि इस यूरिया को शरीर से क्या करती हैं? बाहर उत्सर्जन कर सकती हैं। तो इसके लिए जो इसमें ब्लड के अंदर जो जल जो भूमिका निभा रहा है, क्या कर रहा है? यूरिया का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही क्या होता है? कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो ये क्या कर रहा है? विभिन्न पदार्थों को परिवहन करना। दूसरा यानी कि इसका पहला जो गुण है वो तो क्या है? परिवहन करना। जो हार्मोन्स वगैरह हैं या अन्य पदार्थ है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाना। दूसरा ये क्या कार्य करता है? उत्सर्जन। क्या कार्य करता है? उत्सर्जन का कार्य करता है। इसके अलावा क्या करता है? ये हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग निभाता है। प्रतिरोधक क्षमता को, प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का क्या करता है? ये काम करता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रिया होती हैं, जो अपन भोजन करते हैं, भोजन के बाद में जो उस एनर्जी बनती है, उन उपापचय क्रियाओं के लिए भी जल का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं हम आगे किसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। इसके अलावा ये हमारे शरीर के अंदर जो उपापचय क्रिया होती हैं, उन उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप जो एनर्जी बनती है, जिससे अपने शरीर में थकान वगैरह नहीं रहती है। इसके अलावा जो जल होता है हमारे शरीर में अगर प्रॉपर मात्रा में बना रहे तो अनावश्यक चर्बी है, एलर्जी है, फेफड़ों में संक्रमण है, अस्थमा है, पथरी है, ये जितनी भी बीमारियाँ होती हैं उनसे हम क्या हो सकते हैं? दूर रह सकते हैं, टाले जा सकते हैं। इसलिए हमें कहते हैं कि जो हम पानी पीते हैं उसका लगभग रोज़ाना 7 से 8 गिलास क्या करना चाहिए? पानी हमें पीना चाहिए, ताकि अपने शरीर के अंदर जल की पूर्ति बनी रहे। इसकी कमी से जैसे डिहाइड्रेशन वगैरह कई सारी ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब अगर ऐसा जल, अगर स्वच्छ जल नहीं है और प्रदूषित जल है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां, अपन अगर तालाब का और ये बिना छाना हुआ अगर पानी पीते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? तो कई सारी जैसे विषाणु जनित बीमारियां हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस क्या होता है? ये जो पीलिया जो बीमारी है वो क्या है? हेपेटाइटिस की बीमारी है। इसके अलावा जो पोलियो है, कौन कौन सी बीमारियां हैं? हेपेटाइटिस, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीलिया, है ना। और इसके अलावा पोलियो, और भी कई सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। और जीवाणु जनित बीमारियां भी कुछ हैं, जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, और कुछ लार्वा से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं जिसको अपन कृमिजन्य बीमारियां भी कहते हैं। लार्वा से होने वाली बीमारी है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, जो है बाला या नारू रोग। जो लार्वा से होती थी बीमारी, बाला या नारू रोग, ये राजस्थान में जो बीमारी है बहुत ही एक समय में बहुत ही विकराल रूप ले चुकी थी। तो इसका जो पार्ट अपन पढ़ेंगे अगले वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।